144 बहुत सिंपल है वाला, ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, जुडिशियल अथॉरिटीज shall aid द सुप्रीम कोर्ट। देश में जो भी सिविल अथॉरिटी है और जुडिशियल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट का सहायता करेगी। कहने का मतलब कि ऑर्डर निकलेगा तो लागू करवाएगी, बोला जाएगा ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, लाएगी, इस आदमी को लिया पकड़ के लाएगी, ठीक है। कोर्ट को बोला जाएगा इस पे पैसा दीजिए, 2 दिन के अंदर में देगी। कल काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसका कल एएसआई का सर्वे था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पार्टी गया, वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा, बोली कि आज का दिन रोको, ठीक है। एएसआई का सर्वे रुका, क्यों? क्योंकि ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एड द सुप्रीम कोर्ट, बोली कि रुका सिविल अथॉरिटी, एएसआई। जुडिशियल अथॉरिटी बोला गया कि टाइम दो मुस्लिम पार्टी को ताकि वो अपना बात रख सके, सुनो उनका बात। तो हाई कोर्ट को बोला सुनो, तो हाई कोर्ट सुनेगा, ठीक। हाँ, अब हाई कोर्ट मोहम्मद मसला चला गया तो कहाँ जाएगी? अब तो सुप्रीम कोर्ट उसका ऊपर में है, और सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगी तो जुडिशियल अथॉरिटी उसको बात तो माननी है उसका। तो नेक्स्ट है हमारा रूल्स में ऐसा है कि सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देगी तो अलग बात है, नहीं बनाएगी तो या उसके अधीन रहते हुए प्रेसिडेंट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए वो रूल्स बना पाएगा। तो सब्जेक्ट टू ये लिखा रहता है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसके अधीन रहते हुए, इसको आप लोग जो लोग जान रहे हैं इसको आप लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से जोड़ के देखिएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लॉ तो बन गया, अब लॉ के अंदर में उसके अधीन रहते हुए प्रेसिडेंट रूल बनाएगा। प्रेसिडेंट शैल मेक रूल, अभी रूल्स क्या हो सकते हैं? कॉलेजियम जो बात करेगी, कैसे करेगी, किस फॉर्मेट में करेगी, ओपिनियन कैसे लिखा जाएगा, ये ओपिनियन जब सरकार को भेजा जाएगा तो किस मिनिस्ट्री को जाएगा, वो मिनिस्ट्री उसमें क्या क्या कमेंट कर पाएगी, अगर वापस करना होगा फाइल को तो कितने दिनों में वापस करना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल वापस गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों के अंदर रिट्रेट कर पाएगी, दोबारा भेजाने पर सरकार क्या क्या कर पाएगी, ये सारी की सारी बातें जो होंगी इसके बारे में रूल्स प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक। तो रूल मेकिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। क्या हाँ, वो तो सरकार ही होती है। प्रेसिडेंट मतलब क्या? प्रेसिडेंट मतलब कुछ नहीं, वो सरकार ही है, सब पीएम है। अभी तो सब पीएम है, सरकार कैबिनेट भी नहीं, पीएम। आज का दिन में तो लिख मत दीजिएगा, लेकिन आज का दिन में पीएम और कुछ नहीं। रेलवे का उद्घाटन से लेकर के हर जगह पीएम। खाली मणिपुर में बोलना हो तो पीएम नहीं बोलेगा, वो वेट करेगा। मतलब चेहरा जो है वो बहुत जबरदस्त दिखता है एक आदमी का। अच्छा खैर, अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेज होते हैं वो 5 होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो तो 5 जजेज का मिनिमम बेंच होता है, एटलीस्ट 5। अभी क्या है, कश्मीर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है 370, आपको याद होगा कि उसमें 5 ही हैं, इंक्लूडिंग चंद्रचूड़, सीनियर मोस्ट 5। फिर क्या हुआ, दिल्ली सरकार क्या बोली? दिल्ली सरकार बोली कि जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है ना, ऑर्डिनेंस क्या चीज का,
ये सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज आया हुआ है, सिविल सर्विसेज जो लाया हुआ है उसमें पावर जो दे दिया है वो एक तरह से मतलब ऐसे रफ में बोल रहे हैं एलजी को दे दिया है। तो ये जो है हमारी मैटर क्या है, इसको दिल्ली की सरकार बोल रही है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर बोल इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा। तो दिल्ली की सरकार का क्या कहना था कि पहले मेरा वाला मैटर सुन लीजिए। जजेस कुल मिलाकर के 34, 5 चले गए 370 वाला में, तो और जजेस जो है वो अभी काम रहता है। तो अभी चंचूड़ क्या बोला कि नहीं, हम सोच लिए हैं कि 370 पहले सुनेंगे, तो 370 पहले सुनेंगे। तो 370 सुन लेगा, उसके बाद दिल्ली वाला का लिस्टिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जजेस 5 चाहिए ना, चेक करिए, मतलब उलझ जाएंगे ना, डेली सुनवाई होना है। 370 का बोल हम डेली सुनवाई करेंगे, तो डेली करेंगे तो बोलेंगे इसको खत्म करेंगे फिर आपका केस लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में मिनिमम है हमारा 5। ठीक है, अदर मैटर्स में पहले जो लॉ जो रूल बनाया गया था उस रूल के हिसाब से 2 होते थे, अदर मैटर्स पे होते थे मिनिमम 2। सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम 2 जजेज होंगे। 2 जजेज के बेंच को क्या बेंच बोलते हैं, बोलिए? डिवीजन बेंच। अगर 2 जज है तो बोलते हैं डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट एक नया नियम बनाई है, उस नियम में बोली है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज बेंच भी हो सकता है। नाउ सिंगल जज बेंच इज पॉसिबल। 2019 से सिंगल जज बेंच भी हो रहा है, जबकि हाई कोर्ट्स में सिंगल जज बेंच होते हैं पहले से ही। सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज बेंच नहीं होते थे, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन कोर्ट होता था हमेशा। अब सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज बेंचेज भी आ रहे हैं फ्रॉम 2019। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मिनिमम 5, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स अब तो मिनिमम 1 है। लेकिन हालांकि उसमें कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जो सिंगल जज बेंच बनता है ना, वो बनता है बेल देने के लिए, एंटिसिपेटरी बेल देने के लिए। वो मतलब डिवीजन पहले क्या था ना कि मिनिमम डिवीजन बेंच था, अब क्या कर दिया कि अगर बेल लेना है एंटिसिपेटरी बेल लेना है। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है कि आपके खिलाफ में वारंट नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है कि वारंट निकलेगा, आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस, तो उसको हाँ पहले से बेल लेते हैं एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल लेना है, ये सब में सिंगल जज बेंच का प्रोविजन 2019 से चल रहा है। जजमेंट shall only be in open court। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में होंगे, रूम बंद करके नहीं होगा जजमेंट। जजमेंट जो सुनाया जाएगा ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। और दूसरी बात, जो जजमेंट होता है वो जजमेंट मेजोरिटी से होता है, मेजोरिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो जजेज होंगे उनमें जो ज्यादातर जजेज का मानना होगा माना जाएगा। नोटबंदी, नागरत्ना थी अलग थी, 4 अलग थे, 4 का बात माना गया। नोटबंदी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फैसला था, यही साबित हुआ 4-1 से। तो भी लिखा हुआ है कि मेजोरिटी जजमेंट माना जाएगा, और ये भी लिखा हुआ है कि डिसेंटिंग जजमेंट दिया जा सकता है। मतलब कि जजमेंट जो होगा वो मेजोरिटी का माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेंटिंग जजमेंट को नहीं दे सकता, दे सकता है। तो डिसेंटिंग जजमेंट दे सकता है। तो इस देश में 3 महान डिसेंटिंग जजमेंट हुए हैं, जिसको बोला जाता है 3 ग्रेट डिसेंटिंग जजमेंट। तो एक हुआ है हमारा गोपालन केस 1956, हम तीनों कवर कर रहे हैं। दूसरा खड़क सिंह 1963, और थर्ड एडीएम जबलपुर। इन तीनों में जो जजेस थे, पहला था फजल अली,
फजल अली, दूसरा में था सुब्बाराव, और इसका तो आप लोगों को पता ही है, HR खन्ना। पहला जजमेंट डिसेंडिंग, हम बोले ना कि मेजोरिटी का माना जाता जरूर है, बट डिसेंडिंग जजमेंट आया था गोपालन केस। गोपालन केस में जो डिसेंडिंग जजमेंट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज बोल रहे थे कि सरकार कानून बना करके किसी का भी राइट टू लाइफ छीन सकते हैं। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ बना करके किसी का लाइफ और लिबर्टी छीना जा सकता है, लाइफ एंड लिबर्टी लॉ बना करके। ठीक है, अगर लॉ बना के छीना जा सकता है तो लॉ बना करके अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि लॉ बनाया जाए कि जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको फांसी पे लटका दिया जाए। पार्लियामेंट बोलेगी लॉ तो बना दिया है, आप फांसी पे लटकाएंगे, बोल ही सकती है, इस हाइट से नीचे और इस हाइट से ऊपर। सबको पकड़ के ले आके और डाल दो, हाँ डाल दो, जेल में डाल दो। ये लोग दिखना नहीं चाहिए रास्ता में, यूनिफॉर्मिटी रहेगा, सब बराबर बराबर हाइट वालों रहेगा। क्या यूनिफॉर्मिटी का मजा आ जाएगा, यूनिफॉर्मिटी वो करते हैं ना, तो गजब का यूनिफॉर्मिटी आएगा। खैर, तो ये जो होगा, अगर वो इस तरह का कानून बनाएगी तो अगर हम जाके बोलेंगे कि हमको तो ले जाके और जेल में डाल दिया, कंसंट्रेशन कैंप में, क्योंकि मेरा हाइट कम था, तो फिर अटॉर्नी जनरल बोलेगा कि कोर्ट को तो क्या हो गया, लॉ तो है ना, लॉ के पुलिस तो लॉ के हिसाब से को पकड़ी। गोपालन केस में जो जजेस थे बोल रहे हैं हाँ हाँ अटॉर्नी जनरल से ही बोल रहा है, लॉ बना के तो उसका स्वतंत्रता छीना जा सकता है, उसका जान लिया जा सकता है, लॉ होना चाहिए। फजल अली का कहना था नो आई डिसेंट कि रीजनेबल होना चाहिए, लॉ मस्ट बी रीजनेबल। ठीक, आप करना क्या चाहते हैं, हाइट को बड़ा और छोटा लोगों को आप ले जाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए, आप इनकम टैक्स वाले लोगों को जान मार रहे हैं, करना क्या लॉजिक क्या है, क्यों नहीं जीना चाहिए इन लोगों को। ये फजल बोलेगा कि नहीं, रीजनेबलनेस बताइए, खाली लॉ बनाने से नहीं होगा। अगर लॉ बनाने से होगा तो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी हो तो कुछ भी कानून बना लेगी। ठीक, तो ये बोला कि नहीं, रीजनेबलनेस होना चाहिए, जो रीजनेबलनेस आर्टिकल 19(1)(a) में है, 19(2) में 2, 3, 4, 5 वो रीजनेबलनेस यहाँ भी होना चाहिए। द लॉ मस्ट बी रीजनेबल, बुद्धि समझ में आना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी। ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिटलर जो था वो जो कुछ कम्युनिटीज थे, जिप्सीज वगैरह लोगों को, उनको शादी करने से मना कर दिया था कि बच्चा नहीं पैदा करेंगे। जिप्सीज, होमोसेक्सुअल्स, कमजोर लोग, उनको मना कर दिया था, एक तरह का यूजेनिक्स था। ठीक, हमारे इंडिया में नहीं चलेगा, चाहे 100% मेजोरिटी क्यों ना हो जाए, एक ही पार्टी को हम चुन दे पूरी तरह से, लेकिन अगर हमारे जजेज अगर सही रहे तो वो बोलेंगे कि नहीं, आपको तर्क के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, फजल अली भी प्रोटेस्ट किया। बाद में क्या हुआ, एक केस आया मेनका केस। मेनका केस में जजेज जो थे वो जजेज फजल अली का पोजीशन को लिए और पुराना पोजीशन को डिक्लाइन कर दिया, बोले कि यस फजल अली वाज राइट, कानून जो होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए। आज का दिन में राइट टू लाइफ में रीजनेबलनेस का क्राइटेरिया है, संविधान में लिखा नहीं हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है लॉ होना चाहिए। ये लोग बोले नहीं, लॉ से नहीं चलेगा केवल काम, रीजनेबल भी होना चाहिए, यानी कि फजल अली उस समय तो माइनॉरिटी था, आज का मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट खड़क सिंह। खड़क सिंह केस में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट के जजेज बोले देयर इज नो राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया। क्योंकि संविधान में लिखा नहीं हुआ है, संविधान में राइट टू प्राइवेसी दिया नहीं,
तो नहीं दिया, तो इस केस में खड़े केस में जजेस बोले कि जब नहीं दिया तो नहीं होता है। लेकिन सुब्बाराव का कहना था कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू प्राइवेसी। तो बोले कि राइट टू प्राइवेसी है, लिखा भले नहीं है, ठीक है। घड़ी का सुई जो है ना वो 180 डिग्री घूम गया। कब घूम गया? केस पुट्टुस्वामी में सुप्रीम कोर्ट बोली कि यस वी हैव राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो ये घूम गया पूरा का पूरा सुई, और सुब्बाराव हाजिर है फिर से। उस समय में वो डिसेंटिंग थे, माइनॉरिटी जज, अभी वो मेजोरिटी में। एचआर खन्ना का केस जो है एडीएम जबलपुर में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राइट टू लाइफ जो होता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उसके वॉलेशन पे, ठीक है। मतलब आप एक तरह से बोलिए कि राइट टू लाइफ सस्पेंडेड हो जाएगा, एचआर खन्ना का पोजीशन था, ठीक। बाद में सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल केसेज में बोली कि राइट टू लाइफ जो है इट इज नॉट सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। तो अभी कोई हाल, अभी यही बात है, अभी राइट टू लाइफ नहीं सस्पेंड होता है। तो इस तरह से जो वहां पे लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग जजमेंट दे सकते हैं, डिसेंडिंग जजमेंट दिए हैं, और वही जजमेंट आज के दिन में मेजॉरिटी जजमेंट है। अब एक जो टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेट करता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये बड़ा लटका हुआ मामला है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो होता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, ये जजेज का अपॉइंटमेंट के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में होता है। नियम एक था 2015 से पहले कि कॉलेजियम जो होगी बैठक करेगी, कॉलेजियम जो होगी बैठक करके, और ये 5 लोग, और ये 5 लोग जो होंगे ये नाम सजेस्ट करेंगे, सरकार को भेजेंगे। अब क्या था उसमें लिखा हुआ कि सरकार को जो नाम भेजेंगे वो नाम सरकार अगर ऑब्जेक्शन के साथ वापस करेगी तो सुप्रीम कोर्ट या तो उस नाम को ड्रॉप कर देगी, मतलब ये जज नहीं बनेगा, या फिर उस नाम को रीइटरेट करेगी, फिर से भेजेगी, नहीं हम फिर से बोल रहे हैं, यही सरकार बोलेगी ऑब्जेक्शन, इस नाम पे ऑब्जेक्शन है। तो क्या होगा कि जैसे ये जो अभी जोसेफ रिटायर किया, तो जोसेफ जो है, जोसेफ उत्तराखंड का जस्टिस था, तो उसका नाम कॉलेजियम रिकमेंड की, तो वहां से आया ऑब्जेक्शन सरकार की तरफ से कि ये तो थोड़ा जूनियर है, तो इसे सीनियर लोगों को छोड़ करके इसको क्यों बना रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या की, रीइटरेट की कि नहीं हम अब ठीक बोले थे, जोसेफ को ही बनना चाहिए, ही इज अ गुड जज। तो उसमें मेमोरेंडम प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि सेकेंड बार अगर सुप्रीम कोर्ट भेज देगी तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये लोग बनाए, ठीक है, सरकार नहीं चाहते हुए बनाई। सरकार इसलिए नहीं चाह रही थी कि बीजेपी का सरकार वहां जबरदस्ती बनाया गया था, उसको वो वापस कर दिया, ठीक। तो खैर, तो ये जो है, अब इसमें टाइम लिमिट्स का कुछ है नहीं कि कितना टाइम के अंदर में कौन रिजेक्ट करेगा, खैर, या कितना दिन के अंदर में सरकार मान लेगी। हुआ ये कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हुआ करता था 2015 में जो फैसला आया 4th जजेज केस, ठीक। 4th जजेज केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बोली कि मेमोरेंडम प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट का से बात करके आप लोग रेडी कीजिए, दैट इज प्रेसिडेंट, यानी सरकार को बोली आप लोग रेडी कीजिए। सरकार जो थी उसमें एक क्लॉज डाल दी, दैट क्लॉज वाज नेशनल सिक्योरिटी, कि मतलब हम किसी जज को नेशनल सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन उठेगा तो हम उसके अपॉइंट नहीं करेंगे, भले आप लोग बोलेंगे, ठीक है। वो बनाई, डाल दी। 2015 का बात है, 2015 तक एक एमओपी था, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, एमओपी था, मेमोरेंडम प्रोसीजर। हुआ क्या कि जजमेंट तो सरकार के खिलाफ में चला गया। तो अब मेरा जो समझ है मेरा कि जब सरकार के खिलाफ जजमेंट दे दिए तो सरकार को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ठीक है, मेमोरेंडम प्रोसीजर आप बना लीजिए हमसे बात करके,
तो सरकार के हाथ में खुद ही दे दिए इनिशिएटिव, सरकार उसका खूब यूज की, उसमें लिखवा दी कि नेशनल सिक्योरिटी अगर होगा मैटर तो हम किसी जज का नाम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम आईबी से जज कराएंगे, पता चलेगा कि इसकी पत्नी विदेशी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसी तरह का। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक बार हुआ भी है ऐसा हाल में, सुप्रीम कोर्ट बोली कि विदेशी है तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है उसके जजमेंट पे। ठीक है, अभी हाल में आया ना होमोसेक्सुअल है, ये सब हमारी सरकार करती है, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब ये जैसे बताया ना प्रिजुडिस, हम लोग बोलते हैं थंबरों से जजमेंट करते हैं, तो अब सरकार का प्रिजुडिस है, अरे जिसकी बीवी विदेशी होगी वो क्या देशभक्त होगा, हो क्या, वो तो देशद्रोह में फैसला सुना देगा, ये तो अजम्पशन है ना हमारा। हाँ तो बस वो, लेकिन वो तो क्या है ना कि ऐसे जेएनयू खराब है लेकिन बाकी सब हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो जेएनयू को एक तौल दिए ना, एक ठप्पा लगा दिए कि जेएनयू मतलब देशद्रोही। तो वैसे ही हम लोग का प्रेजुडिस ऐसे ही काम करता है। खैर, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दिया एमओपी को। उसके बाद आए रंजन गोगोई, आपको पता ही है, रंजन गोगोई, चलमेश्वर, ये लोग क्या किए 2017 में करनान का केस आया। करनान याद दिला दे रहे हैं, करनान कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था और वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ में वारंट इशू कर दिया कि आइए बताइए कि आपके ऊपर में SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि करनान को तमिलनाडु से ट्रांसफर कर दिए थे। करनान नाम का एक जज था, करनान नाम का जो जज था वो जज तमिलनाडु में का एक बदनाम जज था। बदनाम जज इस सेंस में कि वो वहां के जजेस को डराता धमकाता था, SC कम्युनिटी से था और ये भी धमकाता था कि तेरे ऊपर में SC/ST एक्ट लगा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रांसफर कर दी कलकत्ता। अब वो कलकत्ता कर दी तो चिड़ा हुआ था, तो वो एक केस बनाया सुओ मोटो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज करनान को प्रताड़ित करने के लिए तमिलनाडु से कलकत्ता ट्रांसफर कर दी, तो क्यों न इनके खिलाफ में SC/ST एक्ट में कार्रवाई की जाए। वारंट जारी, हाजिर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज जाएंगे कलकत्ता में, बताएंगे नहीं हम लोग नहीं किए। तो करनान वाला केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट केस ली उसमें, तो उसमें रंजन गोगोई भी था। ये बोला कि जजेज का पूरा नियुक्ति का ओवरहॉल करने की जरूरत है, फिर से समझने की जरूरत है कि कैसे किया जाए, क्योंकि करनान से एक मौका मिल गया। समझ पा रहे हैं बात को, मतलब करनान से हो गया ना कि करनान आया कैसे, कौन सा कॉलेजियम था जो करनान को हाईकोर्ट में भेजा, ठीक, वहां तक पहुंचे कैसे। तो रंजन गोगोई, चलमेश्वर वगैरह जो जज थे, वही 4 जज आप याद कर लीजिए, उसी में से कुछ जो बोले थे कि लोकतंत्र खतरे में है, वो बोले कि पूरा का पूरा ओवरऑल करने की जरूरत है। तो सरकार जो थी वो बहाना मिल गया कि जब ओवरऑलिंग होने की जरूरत है, फिर से सब कुछ ठीक करने की जरूरत है, तो फिर मेमोरेंडम प्रोसीजर हम क्यों बने। ठीक है, मेमोरेंडम प्रोसीजर तो पहले ही नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कोर्ट में और प्रेसिडेंट में टसल चल रहा था। सरकार को अच्छा मौका मिला कि कोर्ट ही बोल दी कि सब कुछ ठीक करने की जरूरत है, बोले कि तब रोक देते हैं मेमोरेंडम प्रोसीजर। आज तक 15 से लेकर के 23 हो गया, 8 साल में मेमोरेंडम प्रोसीजर रेडी नहीं है, इट इज स्टिल पेंडिंग। मतलब यूं ही चल रहा है। कॉलेजियम कैसे काम कर रही है, कॉलेजियम का जा रहा है, फिर वहां पर वो लोग रोक लेते हैं नाम को, याद की देखिएगा आप लोग, वो लोग नाम को रोक लेते हैं। हुआ ही था, और ये लोग क्या करते हैं, नाम रोक लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जो सीनियर का रिकमेंडेशन था उसको जूनियर के साथ शपथ दिला देते हैं, तो जूनियर बन जाता है। जोसेफ के साथ क्या किए, जोसेफ का नाम बोला गया कि जोसेफ को अपॉइंट करो, तो जोसेफ को अपॉइंट करो, तो क्या किए, 3 जजेस का नाम गया था, 3 जजेज में से 2 जजेस को अपॉइंट किए और जोसेफ को रोक दिए। ऑब्जेक्शन। अगला बार सुप्रीम कोर्ट क्या की कि नया जजेज का नाम के साथ जोसेफ का नाम भेजिए, तो ये जूनियर बना दिया ना। अब ऐसा क्यों सरकार कर पाई, क्योंकि मेमोरेंडम प्रोसीजर में लिखा नहीं हुआ होगा कि फाइल जो होगा वो इकट्ठा रहना चाहिए, फाइल का तोड़ा तोड़ी नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या है फिर, और क्या कि यहां से जाएगा नाम सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाएगी देगी प्रेसिडेंट को कि तुम अपॉइंट करो, तो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा नहीं हुआ है कि कितना दिन में। तो करता क्या है वो कि अगर जजेज उसका काम का नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो 3-3 महीना 4-4 महीना अपॉइंट ही नहीं करता है। सुप्रीम वैकेंसी आ रही है, वो बोलेगा हम विचार कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, आईबी को लगाए हुए, ठीक,
तो मेमोरेंडम प्रोसीजर में ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए थी। एक कि कितना दिन अगर सुप्रीम कोर्ट से फाइल गया तो कितना दिन का टाइम है अपॉइंट करने या ऑब्जेक्शन देने के लिए। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रीइटरेट करती है, नाम को दोबारा बोलती है, तो कितना दिन के अंदर में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये बात क्लियर नहीं है। तो इसका सरकार फायदा उठा लेती है। ठीक है, कई बार तो, एक बार तो हमारा एक जज रो दिया था प्राइम मिनिस्टर का सामने कि जज पूरा वैकेंसी पड़ा हुआ है और आप लोग अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो रुला देते हैं। ठीक, मतलब सरकार जो है वो, मतलब सरकार अगर बेशर्म हो जाए ना तो वो किसी को रुला देगी। हम लोग भोजपुरी में कहावत बोलते थे, लंगा से गंगा दूर, सुने हैं कभी? हाँ, लंगा से गंगा दूर, मतलब कि जो लंगा आदमी, बदमाश आदमी जो होता है, उसे गंगा दूर ही रहती है। मतलब गंगा का काम है कि लंगा से दूर रहे लंगा नहीं दूर रहेगा। तो ये जो लोग है ना, किसी को भी परेशान करते, गंगा को भी करते हैं, गंगा के पास जाएंगे, गंगा को भागना पड़ेगा, अरे भागो तो यहाँ सरकार अगर चाह ले ऐसा बेशर्मी के साथ में, तो वो जो चाहे कर सकती है। यहाँ तक जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ जो हम बताए ना MOP और ये सब, ये तो अलग से डेटा दिए। मतलब डेटा, मतलब ये MOP कहां से निकला? क्योंकि सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स। हम ये बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट देयर आर नो रूल्स, क्योंकि MOP जो है एक्सपायर कर चुका है, इट इज स्टिल पेंडिंग। सरकार बोलती है कोर्ट में आके कि कैसे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, अभी तो पेंडिंग है, 8 साल हो गया। नहीं, केवल ये वाला पार्ट देखिए, समझ लीजिए बात को। प्रेसिडेंट रूल बनाता है ना, प्रेसिडेंट जो कॉलेजियम से रिलेटेड रूल बनाया था उसको बोलते हैं MOP, एग्रीड अपॉन बाय सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के एक रूल बनाए थे। वो रूल 2015 तक चला था, अब रूल नहीं है, काम हो रहा है एड हॉक, जैसे था चल रहा है, बट रूल वगैरह है नहीं। तो रूल का बात उठा तो हम बताएं रूल का क्या हाल है। MOP कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। MOP नहीं सर, ये जो 5 जजेस, ये सब लिखा हुआ है। 2 जजेज नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डिवीजन बेंच बना सकती है, सिंगल बेंच बना सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट रूल बनाई है 2019 में कि सिंगल बेंच भी होगा। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट रूल बनाई थी कि डिवीजन बेंच होगा मिनिमम। 5 वाला लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हिसाब से लिखा हुआ है। ओपन जजमेंट, ओपन कोर्ट में जजमेंट देगी, लिखा हुआ है। मेजोरिटी जजमेंट होगा, लिखा हुआ है। डिसेंडिंग जजमेंट होगा, लिखा हुआ है। और डिसेंडिंग हुआ क्या बता दिए। हम 2 चीज बताए जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। एक कि डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट का रूल था और रूल 2019 में चेंज हुआ, अब सिंगल बेंच भी हो सकता है। एक दूसरा बात, MOP ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है क्योंकि यहां पे रूल का बात हुआ है। सिंगल जज वाला जो बोले वो निकलता है क्योंकि ये सब जगह में बात हुआ है 5-2 ये सब का, ठीक है, कि 5 होंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का रूल था ये, ठीक है। ऑन फॉर ये जो MOP में बोले थे कि मतलब कोर्ट बोला कि अगर गवर्नमेंट MOP बनाएगा तो कोर्ट की एडवाइस, हाँ, कोर्ट का एडवाइस आप बात करके कंसल्टेशन विद, ये जो ऐड कर दिया हाँ। कोर्ट की एडवाइस नहीं किया। वो क्या हुआ ना कि नेशनल सिक्योरिटी भेजा वो लोग, सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं है तो हमको मंजूर नहीं है। तो फिर जब फिर से बनाइए, फिर से बनाते में ही रंजन गोगोई और क्या ये लोग आ गए। ये लोग आकर के फैसला सुना दिए कि सबको सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। सरकार को मौका दे दिए कि MOP अब मत बनाओ, हम लोग थोड़ा सब कुछ ठीक कर लेते हैं। MOP रुक गया है। आ जाओ 146 में। इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स के बारे में। तो अपॉइंटमेंट्स हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, आप लोग तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ही। अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ का अपॉइंटमेंट खुद करती है। अब देखिएगा हाई कोर्ट का भी ना अलग से वैकेंसी आता है, हाई कोर्ट का वैकेंसी, वो हाई कोर्ट अपना वैकेंसी खुद लाती है। हाँ, पटना हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट खुद लाती है।
और अपना स्टाफ उसका खुद का कंट्रोल में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो स्टाफ होगा वो खुद, और अगर किसी पर्सन को जिसको कोर्ट अपॉइंट नहीं की, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में लाना है, अगर कोर्ट चाहती है कि इसको लाया जाए, मान लीजिए कि किसी IAS ऑफिसर को चाहती है कि एज सेक्रेटरी यहाँ पे काम करे, तो यूपीएससी से बात करना पड़ेगा, ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट। और अगर दूसरा कोई अपॉइंटमेंट चाहिए जो दूसरा जगह कैडर है कहीं का, उसको आपको लेना है तो आप यूपीएससी से बात कीजिए। सर्विस कंडीशन जो होता है, अब सुन लीजिए सब, हम अब लिख नहीं पाएंगे पूरा, ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोलते जा रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लिखना काफी बड़ा है ना, तो हम बोल दे रहे हैं। तो हम क्या बोले, अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपना अपॉइंटमेंट खुद करती है, और सर्विस का जो रूल्स होंगे, सर्विस कंडीशंस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही फिक्स करेगी। कितना सैलरी होगा, कितना छुट्टी होगा, ये सभी सुप्रीम कोर्ट ही फिक्स करेगी। लेकिन चूंकि फिनेंशियल मैटर है ना, जहां पर फाइनेंशियल मैटर होगा वहां पर वो प्रेसिडेंट से बात करेगा, अप्रूवल प्रेसिडेंट, मतलब सैलरी का बात जहां तक है तो वो प्रेसिडेंट से बात करेगा कि इनकम से इतना सैलरी फिक्स कर रहा है, क्योंकि वो पता है बजट तो वहीं से आना है। ऐसे रूल पूरा सुप्रीम कोर्ट ही बना रही है। फिनेंशियल में अगर कंसर्न है तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। और जो बात आप लोगों को पहले से पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कागज का प्रिंटिंग का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, प्लस स्टाफ का सैलरी का खर्चा, ये सारा का सारा इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेज भी। तो 146 जो है, इसमें हम लोग क्या बात किए, अपॉइंटमेंट तो यहां लिखी ही है। अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्विस कंडीशन भी, अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन। और अगर फिनेंशियल मैटर्स है, मैटर्स, तो अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और क्या था, चार्ज अपॉन ऑफिस एक्सपेंसेज, चार्ज अपॉन, ठीक है, समझ के। तो क्यों अब क्या है कि अगर क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर जजेज का सैलरी अगर चार्ज अपॉन करेंगे तो स्टाफ का सैलरी सरकार रोक देगी, अगर उसको बदमाशी करना होगा तो। इसलिए सारा का सारा को चार्ज अपॉन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं रुकेगा, पार्लियामेंट को पैसा देना ही पड़ेगा। और लास्ट 147 अभी जो बोले कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, of constitution means interpretation of Government of India Act 1935 and Indian Independence Act 1947। कभी हो ही सकता है ना कोई डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि देश तो अचानक से नया जन्म नहीं होता ना, पुरानी परंपराएं होती है, पुराने डिस्प्यूट्स होते हैं। मान लीजिए कोई केस पहले से चला आ रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ 1935, तो कोई पहुंचेगा ना वहां पे कि हम लोग का डिस्प्यूट तो 1935 का एक्ट पे है, तो आप फैसला कर दीजिए 1935 एक्ट में जो ये वाला लाइन है ये क्या बोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी वो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई, हम सिंपल में बोले कि अगर कोई फिलहाल कोई डिस्प्यूट हो जाए, या फिर आप एक हम लोग ले सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना तो इसमें कुछ टेरिटरी का नाम लिखा हुआ होगा ना कि ये टेरिटरी इंडिया बनेगा, ये टेरिटरी पाकिस्तान बनेगा, और कुछ डिस्प्यूट हो जाए किसी टेरिटरी को लेके कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट बोला एडवाइजरी ओपिनियन के लिए कि क्या टेरिटरी इंडिया का है, तो ये फिर ये नहीं बोलेगी कि हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करने बोला, ये 1947 का एक्ट का थोड़े बोला था, उसका भी इंटरप्रिटेशन को करना पड़ेगा, ठीक। बल्कि ऑब्लिगेटरी है यहाँ तो, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल ट्रीटी जैसा ट्रीट होगा, ठीक है।
हाँ, तो यही था इसमें कि, और इसके अंदर में अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बने हो, अगर उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक, शुरुआती दौर में तो काफी कम पड़ता होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जो भी डिस्प्यूट्स रहे होंगे, ठीक, वो डिस्प्यूट जो रहे होंगे वो तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑटोमेटिक आ गया होगा। राज्यों का झगड़ा हो या कुछ भी ऐसा मैटर हो तो। अच्छा, तो ये 147 तक हम कर दिए कवर। अब जो कुछ बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, अब इसमें लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, बोल दे रहे हैं कि अब हम लोग इसको आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से ही, लेकिन हम डिस्कस कर ले रहे हैं। एक्चुअली हम सब कुछ पढ़ा देते हैं, फिर सोचते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से जो ही पूछेगा वो कवर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर बहुत पैसे वाले के अगेंस्ट में बहुत गरीब भी केस करेंगे, तो ये जरूरी है कि वो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस मुक्त रहे। सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है इस इंडिया में, सबसे ज्यादा केसेस सरकार करती है या सरकार के ऊपर में है, तो जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार का भी प्रेशर से मुक्त हो और वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कई सारे पावर दिए गए, इंडिपेंडेंस ऐसा प्रोविजन बनाया गया कि इंडिपेंडेंस हो उसका। ठीक, तो इसको डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक है अपॉइंटमेंट रिलेटेड। क्या? ठीक है, ये भी सही है, सरकार को खुश करने के लिए फैसला नहीं देना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम करती है, तो सरकार के लिए फैसला मत दीजिए क्योंकि सरकार नहीं करने वाली है। दूसरी बात बोलिए। इनका जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स तक फिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये किसी में जोड़ दे रहे हैं कि उसके बाद वो कहीं काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो उनका लालच नहीं होगा, लालच नहीं होगा। किसी जज का नीचे से फैसला आया हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट का फैसला को क्रॉस करना तो है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि कल को वहां पर हमको तो वकालत भी करना है, तो वो सब डर खत्म है, लालच ही खत्म है, काम तो कुछ है नहीं इसके बाद। ठीक है, क्या सिला समझी? किसी को अगर कोई काम ही नहीं हो रिटायरमेंट के बाद, पता है कुछ तो करेंगे नहीं, तो किसको फायदा पहुंचा है? नहीं तो फिर क्या होता है कि किसी को फायदा इसलिए हम लोग पहुंचाते हैं ताकि वो उसका कुछ काम बाद में वो कुछ काम कर लेंगे। हाँ बोलिए। रिमूवल जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है, रिमूवल पार्लियामेंट के हाथ में है, और पार्लियामेंट का भी हाथ बंधा हुआ है। 2 ग्राउंड, स्पेशल मेजोरिटी, इंक्वायरी एंड बहुत चक्कर है। और क्या है बोलिए। उनका जो सैलरी है वो चार्ज अमाउंट कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, और कुछ है? हाँ, उनका सैलरी वगैरह को उनका घटा नहीं सकते। कुछ और बचा? यही सीनियर मोस्ट वाला जॉब हो गया, कॉलेजियम। हाँ, कॉलेजियम हो गया। तो फिर अपना जो अपॉइंटमेंट करते हैं, अपना स्टाफ को खुद अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये भी तो इंडिपेंडेंस है ना। सरकार का स्टाफ नहीं है, सरकार का स्टाफ रहेगा तो सरकार को खुश करने में किसी तरह से लग जाएगा। हो सके जजमेंट टाइप कर रहा है ना, सरकार को बताते जाए कि ये वाला जजमेंट आ रहा है। हाँ, इधर उधर कर सकता है। हाँ, तो ये सारा का सारा जो बात है ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, हम अलग से थोड़ा बात कर लिए। PIL, PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ, जनहित याचिका। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। क्या है कि केस अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में करना चाह रहा हो, लेकिन उसके पास ट्रेन से जाने का पैसा नहीं है, वकील को क्या पैसा देगा वो? ऐसे वकील लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रो बानो केस लड़ते हैं। प्रो बानो का मतलब होता है कि फ्री में है, कुछ जजेस लड़ते हैं केस फ्री में,
स्टिल इट इज एक्सपेंसिव, आना जाना रहना खाना पीना। तो सवाल यह है कि कुछ केस किसी और का हो और क्या कोई दूसरा केस कर पाएगा? तो 1980s में सुप्रीम कोर्ट बोली यस आई विल टेक केसेज। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो कोई दूसरा भी किसी का केस करेगा तो हम सुनेंगे। अभी मणिपुर में वायलेंस हुआ कि मणिपुर की अगर लड़कियां वहां नहीं पहुंच पाए सुप्रीम कोर्ट तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट में PIL में डाला ले लेगी। जनहित याचिका, जनता का हित का मामला है ये कि कैसे इतना वायलेंस हो सकता है। ठीक, तो PIL जो होता है, ये PIL में जो केसेज है वो दूसरे 1980s से चल रहा है, 1980s, और दूसरे का मसला लेके कर सकते हैं केस। तो ये बिहार में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए PIL किया गया था, बंधुआ मजदूरी था वहां पर, और साथ खुद करती है। नहीं PIL कोई लाएगा, दूसरा पर्सन लेकर के आएगा। मतलब जैसे बंधुआ मजदूर थे तो सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला कि बिहार में बंधुआ मजदूर है, तो केस ली और फिर आदेश दे कि छोड़ो इनको। और क्या हुआ था कि जो जेल में कुछ लोग ऐसे थे जिनका जेल का सजा कंप्लीट हो गया था, फिर भी जेल में ही था। हाँ, सिस्टम तो सिस्टम है। बंधुआ मजदूर का मतलब है कि उनको समझिए कि किसी फैक्ट्री अगर में रख लिया है, वहीं सुलाता है, वहीं रखता है और काम करवाता है और बहुत मीगर देता है। जाने का ऑप्शन है, भाग के जाने का जबरदस्ती। आप माउंटेन मैन माछी देखे थे? उसमें देखे थे ना ईटा भट्टा, वही वाला बंधुआ मजदूर है। हाँ, वो क्या है हम समझ गए यहाँ पे कि इसमें हुआ था, और ये लोग जो जेल में बंद थे डिस्पाइट कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म, इनको भी छुड़वाया गया PIL डाल करके। ये कहाँ से जाते, तो जेल में थे, तो कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट ने PIL डाल दिया, छुड़वाई, तो PIL का यूज किया गया। रेड टेपिज्म मतलब कोई उनको कोई पता नहीं होगा मेरा सजा पूरा हो गया है, और जो जेलर होगा उसको भी नहीं पता है, चल रहा है। अच्छा, अगला है हमारा वुमेन जजेज। वुमेन जजेज जेंडर जस्टिस का बात कर रहे हैं। इंडिया की पहली वुमेन जज जो थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, ये 1989। ठीक, देश आजाद होने का लगभग 40 साल बाद, मतलब सुप्रीम सॉरी ये कोर्ट बनने के बाद लगभग 40 साल, तो इतना टाइम लग गया एक जज को आने में। और उसके पहले एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर मेल। फिर अभी रिसेंट में इंदु मल्होत्रा आई थी, और अभी हाल में नगरत्ना भी आई ना। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, नंबर बढ़ रहा है, और अभी तक एक भी CJI वुमेन नहीं हुई है। अभी तक 2027 में देश को पहली CJI मिलेगी, नागरत्न। अभी वो मतलब सेज जूनियर मोस्ट जज, वन ऑफ द जूनियर मोस्ट, और अब धीरे धीरे सब रिटायर करते जाएंगे, लेकिन यंग है तो 65 पहुंचने वाली होगी, कंप्लीशन होगा तभी, हाँ तभी बन जाएगी एक महीना पहले। इसके फादर भी जज थे, कह रहे तो फैमिली तो हाँ नगरत्ना, हाँ साउथ इंडिया, हाँ उधर की होगी। साउथ वाले लोग आगे निकल गए हम लोगों से, हम लोग इधर में नॉर्थ वाले लोग ज्यादा जाति और ये सब उलझे रहे, हाँ कास्ट में, रिलीजन में। तो खैर हम वो नॉर्थ इंडिया में ये सब चक्कर है। नॉर्थ इंडिया मतलब अननेसेसरी चीज़ों में ना वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, और साउथ इंडिया में मतलब वो आप देखिएगा कम्युनल जो झमेले है, कम्युनल झमेले जो तो नॉर्थ इंडिया में है, आपका साउथ इंडिया से न्यूज नहीं आएगा। दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद, आपको एक कर्नाटक है जिसको लोग अभी बर्बाद कर पाया, बाकी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ लोग ज़्यादा शांति से रहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है क्या, हमारा एक टॉपिक बच गया, ये हो गया वुमेन जजेस कवर कर लिए, और रिक्यूजल कवर कर ले रहे हैं।
रेक्यूजल ऑफ जजेस, ये सब लिखा नहीं हुआ है यहाँ, ये सब बात संविधान में लिखा नहीं हुआ। रेक्यूजल ऑफ जजेस, रेक्यूजल ऑफ जजेस पेपर में तो कवर कर रहे हैं कि जज जो होता है जब वो बोलता है कि हम इस केस में नहीं रहेंगे, दैट इज रेक्यूजल ऑफ जजेस। हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे, इस केस को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कारण, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्रैकेट एक और कर दे रहे, परसीव्ड, परसीव्ड और एक्चुअल बायस। जो जज होगा वो जज को लगेगा कि जो केस आया है वो मेरा फैमिली फ्रेंड, हाँ फैमिली फ्रेंड का घर का है, बेटर कि हम बाहर निकल जाएं क्योंकि हम बायस हो जाएंगे। या फिर उसको लगेगा कि हम बायस नहीं होंगे किसी का भी केस, लेकिन फिर कुछ जजेस निकल जाते हैं कि लोग तो सोचेंगे ना कि हम बायस्ड हैं, तो कुछ जजेस उस पर भी निकल जाते हैं। डिपेंड्स किसका कितना मोरालिटी है। कुछ जज किसी हालत में नहीं निकलेंगे, वो इसीलिए तो है वहां पे, जैसे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई का मोलेस्टेशन का केस आया, उसको हट जाना चाहिए था पीछे, लेकिन खुद ही वो बनाया दो लोगों को, जज को इंक्वायरी करो, अपना अगेंस्ट में अपने जज से इंक्वायरी करवाया और उस रिपोर्ट पे खुद ही फैसला दिया। नो रेक्यूजल। तो रेक्यूजल किसी को फोर्स नहीं कर सकते। रेक्यूजल जो जजेज होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमको इस केस में रहना है कि नहीं रहना है, वो कारण देंगे कि नहीं देंगे उनका मर्जी है। हाँ, तो जो जैसे भी, तो ये जो है जजेज जो होते हैं, जजेज को आप फोर्स नहीं कर सकते। पार्टी बोल सकता है कि आप हट जाइए, आप बायस्ड हो सकते हैं इसमें। जज खुद निकल सकता है, लेकिन वो बोलने से निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका कोई रूल नहीं है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं कि रेक्यूजल वाला जज अपना गाइडलाइंस का पालन करे, लेकिन फिर भी फोर्स नहीं कर सकते। देखो कुछ कुछ इसमें टर्म है, अगर आप लोग कभी यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। नेमो जजेक्स इन सुआ काउजा, नेमो जजेक्स इन सुआ काउजा। यस, नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिमसेल्फ। और एक होता है, केवल इंग्लिश में है ये, कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। केवल जस्टिस होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ। मतलब लोगों को डाउट का कोई नहीं होना चाहिए कि जज तो बहुत अच्छा फैसला दिया, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि ये बायस्ड था। एक और छोटा सा मैटर के बारे में बात कर ले रहे हैं, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर न्यूज आएगा तो सब आप कवर करेंगे, वहीं पे लिख लीजिए। सीधा सीधा तो यूपीएससी में क्वेश्चन रहता है नहीं, तो मेमोरेंडम प्रोसीजर का अगर न्यूज आ गया तो क्वेश्चन बना देगा, और उसको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, यूपीएससी को पता है, ठीक नहीं है उसमें। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अगर होगा तो होगा, हमको नहीं पता है कि नहीं है तो रेडी कर लीजिए, मतलब रेडी कर लीजिएगा अगर न्यूज में आएगा तो। जुडिशियल एक्टिविज्म ये है कि जजेज को जितना काम दिया जाता है उससे आगे बढ़ के अपना जुरिस्डिक्शन से ज्यादा काम कर देते हैं। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, केस कोई भी गया हुआ हो, लेकिन वो जज बोला कि सब में देशभक्ति का भावना भरना बहुत जरूरी है, तो सिनेमा हॉल में जन गण मन बजेगा और सब कोई खड़ा होगा। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। कोई कानून था नहीं, एक जज मद्रास कोर्ट का जज था, वो बोला कि इस मंदिर में, किसी मंदिर का नाम लिया, बोला कि या तो साड़ी पहन के जाना होगा या कुर्ता पजामा पहन के जाना होगा, और कोई ड्रेस नहीं चलेगा। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। केस कुछ भी है, आप अपना फैसला अपना मन का दे रहे हैं। हाँ, या तो साड़ी पहनना पड़ेगा या लड़कों के लिए कुर्ता पजामा। कोर्ट का मैटर नहीं है ना, ये तो मंदिर का मैटर है। मंदिर तो खुद ही ऐसा नियम बना सकता है मैनेजमेंट का। हाँ खैर, तो जज जो है ना अपना बुद्धि जो है वो कई बार, एक जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत अच्छा एग्जांपल, रंजन गोगोई
रंजन गोगोई आसाम में बोला एनआरसी होगा, ठीक, मतलब सुनते हैं कि कुछ 100 करोड़ रुपया, कुछ 100, 700-800 करोड़ रुपया एनआरसी पे खर्चा हो गया। उसका कोई मतलब नहीं है कि जज बोलेगा इस बात को, बोला ही नहीं, खुद से करवाया। मतलब जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो काम खुद से करवाया। जो काम एग्जीक्यूटिव का है, एग्जीक्यूटिव ना करती है, सर्वे करवाती है। अगर कोर्ट बोले कि नहीं हम अपॉइंट करेंगे, हमको सब रिपोर्ट देगा, हम पूरा देखेंगे कि कैसे हो रहा है, तो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। इट इज वेरी बैड। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कि ये एनआरसी में हो जाएगा गड़बड़ी, तो लोग किसके ऊपर केस करेंगे? कौन फैसला देगा? ये जज खुद ही करवाया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे एक गड़बड़ हो गया है तो बायस्ड हो जाएगा, हम ही तो करवाए थे। ये पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का सिद्धांत के अगेंस्ट में है ना कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करना शुरू कर दे इसका। लेकिन क्या है ना, ये सब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, मतलब किसको बोले किसको ना बोले। क्योंकि अगर एक्टिविज्म नहीं करेंगे कई बार तो सरकार ऑटोक्रेटिक हो जाएंगी। अगर चंद्रचूड़ मणिपुर के बारे में नहीं बोलता, इट इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, यस, ठीक है। वो क्या बोला कि हमको फंडामेंटल राइट का बचाना, न्याय देना मेरा काम है, तो हम देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, बोला। आप बोल सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन सब मुद्दा ये है कि अगर वो ना करे तो प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। तो बोला तो प्रधानमंत्री का मुंह खुला, और उस कुछ हो कि हम करेंगे। तो ये बड़ा अक्सर जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफेंड लोग ऐसे करते हैं कि जब सरकारें अपना काम नहीं करती हैं तो जुडिशरी को एक्टिविज्म करना पड़ता है। कानून क्या है हमारा? हमारा कानून है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, लेकिन फैसला आया कि नॉट अ क्राइम। क्यों? क्योंकि सरकारें बदलते वक्त के साथ में काम नहीं की। अगर बदलते वक्त के साथ में काम कर देती तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग इसको पढ़िए, जो लोग का रिपीट है इतना अच्छा से पढ़िए कि एकदम याद ही हो जाए, एकदम मतलब बढ़िया से याद। और जो पहला बार है वो लोग मतलब वो भी अच्छा से रीडिंग कीजिए, लेकिन सेकंड बार वो लोग एकदम मतलब एक एक चीज जैसे याद हो जाए उस तरह से पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत मतलब याद हो जाना चाहिए।